लियो, जैक, ओलिवर और एमा सभी ने एक ही कॉलेज में ग्रेजुएशन खत्म किया था। चारों दोस्त एडवेंचर के बहुत शौकीन थे, इसलिए चारों अक्सर नई जगहों पर एडवेंचर ट्रिप प्लान किया करते थे। संडे का दिन था। सर्दियों के कोहरे से ढकी धुंधली शाम पहाड़ों के संकरे और पथरीले रास्तों के कारण और भी लंबी महसूस हो रही थी। यूं तो अक्सर ही वो चारों अपनी गाड़ी में बैठकर लंबी रोड ट्रिप के लिए निकला करते थे, लेकिन इस बार उनकी ट्रिप थोड़ी अलग थी। जैक ब्रो, कब से तुम गाड़ी चला रहे हो? कब तक पहुंचने वाले हैं हम लोग? जीपीएस पर लोकेशन चेक करके बताओ ना, अभी पहुंचने में कितना समय और लगेगा? मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ यार। जीपीएस में तो डेस्टिनेशन शो ही नहीं हो रही। जीपीएस हमारी बताई हुई लोकेशन को सर्च नहीं कर पा रहा है। अरे यार, पहाड़ों में सिग्नल की दिक्कत होती है ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा। तो टेंशन मत ले, आगे बढ़ते रहे, कोई रास्ता मिलेगा ही। जैसे जैसे रात घिर रही थी, ठंड और कपकपी बढ़ती ही जा रही थी। सबसे ज्यादा समस्या ये थी कि सड़क पर उजाले के नाम पर दिए जितनी रोशनी भी नहीं थी। अरे यार, पक्का किसी ने प्रैंक किया था हमारे साथ। तुम्हें लग रहा है सीरियसली ऐसे सुनसान जगह पर कोई रहता होगा? और यहाँ का तो वेदर भी कंफर्टेबल नहीं है। मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। हम बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं यार। अचानक से गाड़ी चला रहा जैक मेन सड़क छोड़कर गाड़ी को एक संकरे कच्चे रास्ते की ओर मोड़ देता है। ये क्या कर रहे हो? गाड़ी को कहाँ ले जा रहे हो? एमा की आवाज सुनकर जैक अचानक से अपने होश में लौट आता है। सो सॉरी गाइज, पता नहीं क्या हुआ था मुझे। हम ये कहाँ आ गए? क्या यार ओलिवर, इसका ड्रिंक चेक कर। कुछ मिक्स किया है क्या इसने? पागलों की तरह गाड़ी चलाकर ये कहाँ पहुँचा दिया हमें। हम कब से चिल्ला रहे, तुम्हारे कान बंद हो गए थे और नींद की झपकी आ गई थी। ओके, डोंट वरी, कहीं पर स्पेस मिलेगी तो मैं यू टर्न ले लूंगा। जस्ट काम डाउन। बट आई एम स्वेयर यार, मुझे नहीं पता मैं कब कैसे गाड़ी यहाँ ले आया। जैक जानता था दोस्तों में से कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा, इसलिए अब वो और भी ज्यादा अलर्ट होकर गाड़ी चला रहा था। अचानक उसी कच्चे रास्ते पर गाड़ी बंद हो जाती है। अरे बस कर तेरा मजाक, ये जगह सेफ नहीं लगती। जल्दी गाड़ी बढ़ा, इधर क्यों रोक ली? अरे खुद से बंद हुई है यार, मैं क्यों मजाक करूंगा। जैक बार बार गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी तो अपनी जगह से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जैक के मोबाइल में जीपीएस एक्टिव हो जाता है और जीपीएस की एक आवाज सुनाई देती है। Your destination is on the left. जीपीएस की आवाज सुनकर सभी हैरान होकर कार के शीशे से बाहर की ओर देखने लगते हैं। लुक, कोहरे के बीच में एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। लगता है यही है वो जगह जहाँ हमें आना था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिना लोकेशन के ऐसे कैसे अचानक से तू हमें यहाँ ले आया और ठीक बंगले के सामने लाकर गाड़ी रोक दी। और ये जीपीएस ये भी अचानक से एक्टिव हो गया। अरे छोड़ो ना सब बातें। इतने घंटे की जर्नी के बाद फाइनली डेस्टिनेशन तो मिला। इसका मतलब मजाक तो नहीं था। अब चलो अंदर जाकर देखते हैं। 3 दिन पहले शनिवार की रात, हफ्ते भर के काम के थकान उतारने के लिए चारों दोस्त जैक के फ्लैट पर मिलकर पार्टी कर रहे थे। रात के 11 बजे होंगे कि अचानक फ्लैट की डोरबेल रिंग होती है। इतनी रात को कौन होगा? वो तो दरवाजा खोलने पर ही पता चलेगा ना। जैक जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने उसे एक कार्ड पड़ा हुआ दिखाई देता है और उसकी आंखों के सामने एक आदमी लिफ्ट में अंदर आता दिखाई देता है। जैक उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो अनसुना करके वहां से चला जाता है। कौन था? आई डोंट नो। मैंने आवाज भी लगाई, लेकिन वो रुका नहीं और तेजी से लिफ्ट में चला गया। पहचानते हो कि कौन था? नहीं तो वैसे भी उसने एक बहुत बड़ा सा हैट लगाया हुआ था। चेहरा तो दिखाई ही नहीं दिया। स्ट्रेंज। नहीं। ओके, पढ़ो। आखिर ऐसा क्या है इस कार्ड में जिसके लिए रात के 12 बजे उसने बेल बजा दी? लियो की बात सुनकर चारों बैठकर उस कार्ड को पढ़ने लगते हैं। शिकागो का फेमस मैजिशियन रोनाल्डो एक ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहा है, जिसमें कुछ सिलेक्टेड लोगों को इनवाइट भेजा जा रहा है और गेम के डिस्क्रिप्शन में लिखा है गेम ऑफ स्पिरिट्स, लाइफ एंड डेथ। ये कैसी बात हुई? बहुत फेमस मैजिशियन है, बहुत पैसा है इसके पास। अपने को क्या है, लिखा है ना जीतने वाले को $1 मिलियन इनाम है। क्या बोलते हो यार, कर लिया जाए एडवेंचर? तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? इनविटेशन दिन में भी तो दिया जा सकता था।
रात के 12 बजे इतने अजीब तरीके से कौन इनवाइट करता है? यार इस रोनाल्डो के बारे में ना मैंने बड़ी अजीब अजीब बातें सुन रखी है। लोग बताते हैं कि नॉर्मल नहीं है ये इंसान। अच्छा, तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैं नहीं डरने वाली, ठीक है? मैं जा रही हूँ। तुम जाओगी तो मैं भी चलूंगा। गाड़ी कौन चलाएगा? मुझे तो चलना ही पड़ेगा। हाँ, मेरे बिना कौन सा मन लगने वाला है तुम्हारा। चलो मैं भी आता हूँ। चारों दोस्त कार्ड पर लिखी वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर करते हैं और अगले ही दिन उन्हें कंफर्मेशन मिल जाता है। साथ में $100 एडवांस भी अकाउंट में आ जाता है। एडवांस अमाउंट आते ही वो चारों इस गेम का हिस्सा बनने के लिए अपना मन पक्का कर लेते हैं। अगले दिन सभी लोग ठंड से कपकपाते हुए आउट हाउस के अंदर पहुंचते हैं। उनके अंदर कदम रखते ही आउट हाउस की सभी लाइट्स फ्लैक्चुएट होना शुरू होती है और एक साथ बंद हो जाती है। सभी अपने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं। गाइस, इधर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हर तरफ धूल मिट्टी मकड़ियां। लगता है कई महीनों से यहाँ कोई आया ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ चलो यहाँ से। वेट, ये देखो एंट्री रजिस्टर। इसमें हम चारों का नाम लिखा हुआ है, यानी कि कोई तो है यहाँ। और ये देखो मैरी की एंट्री, 1 महीने पहले वो भी आई थी यहाँ। एमा अभी रजिस्टर देख ही रही थी कि तभी जैक के मुंह से एक चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर सभी दौड़कर उसकी तरफ जाते हैं। क्या हुआ? चीखे क्यों? जैक उंगली से इशारा करके दीवार की ओर दिखाता है जहां पर उन चारों की तस्वीरें लगी हुई थी और उन चारों के अलावा मैरी की तस्वीर भी वहां थी जिस पर खून से क्रॉस लगा हुआ था। आखिर कौन है और क्या चाहता है? मैरी के साथ क्या किया होगा? कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आते? लियो के गुस्से में चिल्लाते ही आउट हाउस के सारे खिड़की दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं और एक डरावनी सी धुन वहां सुनाई देनी शुरू हो जाती है। डोंट पैनिक गाइस, कोई हमारे दिमाग से खेल रहा है। एमा जाकर दरवाजे और खिड़कियां खोलने की कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। हम लॉक हो गए हैं यहाँ। चलो देखते हैं अंदर क्या है। शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता या मैरी का कोई क्लू हाथ लग जाए। मैरी, जो कि कॉलेज के समय से ही एमा की रूममेट थी, सिर्फ फ्रेंड नहीं बहन जैसी थी दोनों। कॉलेज के बाद मैरी की किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही। पहले शादी, फिर तलाक और खराब नौकरी ने उसे फाइनेंशियली बहुत वीक कर दिया था। एक रोज अचानक मैरी गायब हो गई। एमा और बाकी दोस्तों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर एक दिन उसके ड्रॉअर से एक कार्ड मिला, हूबहू वही कार्ड जो जैक के फ्लैट पर वो हैट वाला आदमी देकर गया था। उस समय तो चारों दोस्तों को कुछ समझ में नहीं आया लेकिन जब जैक के घर पर एमा ने वही कार्ड देखा तो उससे शक हुआ और उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। मैरी के बारे में पता लगाने के लिए ही वो यहाँ आने को रेडी हुए थे। चारों अंदर के कमरे की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल जाती है। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। दीवारें यहाँ तक कि छत भी खून से लाल नजर आ रही थी। तभी अचानक एक बार फिर से पूरे घर में स्पार्किंग शुरू हो जाती है और पूरा घर मानो उलट पलट हो जाता है। सभी अपनी जगह से नीचे गिर पड़ते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर में जब उनकी आंख खुलती है तो वे खुद को एक अलग ही जगह पाते हैं। ये देखो, ये तो हमारा कॉलेज है, हमारा क्लासरूम, लेकिन हम यहाँ कैसे पहुँच गए? और ये दीवार पर कैलेंडर में साल लिखा है 2012, यानी कि वो साल जब हम रियली फाइनल ईयर स्टूडेंट थे। मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। ये सपना नहीं है, सच है। हम लोग साल 2012 में आ गए हैं, लेकिन कैसे? तभी जोसेफ वहां आ जाता है। उसकी आंखें गहरी काली हड्डियों में धसी हुई और चेहरा सफेद नजर आ रहा था। उन चारों के नजदीक आकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, खेल शुरू हुआ। सिर्फ 3 मौके हैं तुम्हारे पास। या तो सुबह होने से पहले खुद को बचाओ या मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओ। ये सच नहीं हो सकता। तुम तो मर चुके थे। यस, आई एम डेड। और मेरी मौत कैसे हुई याद है ना तुम्हें? मैरी कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? एमा के इतना पूछते ही
जोसेफ जोर जोर से हंसने लगा और उसी के साथ उसका चेहरा बदलने लगा। हंसते हुए वो किसी मॉन्स्टर जैसा बदसूरत और डरावना दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर चारों दोस्त घबराकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी जोसेफ दौड़ते हुए एमा का हाथ पकड़ लेता है और उसे झटके से उखाड़ फेंकता है। एमा की चीख सुनकर लियो उसे बचाने आता है तो जोसेफ उसे भी किसी जंगली जानवर की तरह चीड़-फाड़ देता है। एक एक करके जोसेफ ने चारों दोस्तों की बेदर्दी से जान ले ली थी। कुछ देर बाद चारों को होश आता है तो वो खुद को फिर से कॉलेज की बिल्डिंग में पाते हैं। लेकिन अभी बिल्डिंग बहुत पुरानी, गंदी और बदसूरत नजर आ रही थी। कैलेंडर में अभी भी साल 2012 ही नजर आ रहा था और हर तरफ फैला था गहरा काला सन्नाटा। मतलब हम इस खूनी खेल का हिस्सा बन चुके हैं। उसने कहा था हमें 3 मौके मिलेंगे, जिसमें से एक मौका हमने गवा दिया है। हमें ये खेल नहीं खेलना, जाने दो हमें। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हें? तभी उनके सामने एक डरावनी डायरी आकर गिरती है। पापा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ पापा। मैं सच में मैरी से प्यार करता हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी वजह से उसकी बदनामी हो। हमारे पर्सनल पिक्चर ना जाने कहां से ओलिवर और जैक के हाथ लग गए। वो उन पिक्चर्स के बदले मुझसे $10,000 की डिमांड कर रहे हैं। मैं किस मुंह से आपसे पैसे मांगू पापा? मैं आपको फेस नहीं कर सकता और अगर उन्हें पैसा नहीं मिला तो ये हमारे पिक्चर वायरल कर देंगे। मेरी शर्मिंदगी में अपनी जान दे देगी। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं खुद को खत्म कर रहा हूँ ताकि ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। गुड बाय पापा। इसका मतलब तुमने सुसाइड नहीं किया था, तुम्हें मरने के लिए उकसाया गया था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरे दोस्त ऐसा कर सकते हैं। एमा को आज एक बहुत बड़ा सच पता चला था, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा ही नहीं था। तभी अचानक रूम का दरवाजा खुलता है और तेज रोशनी कमरे में फैल जाती है। उस दरवाजे से एमा की दोस्त मैरी अंदर आती है, जिसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल थी। आधा चेहरा झुलसा हुआ था और हाथ से मांस लटका हुआ था, जैसे किसी जानवर ने नोच खाया हो। ओ मैरी, तुम ठीक हो? चलो यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हें लेने ही आई हूँ। एमा के इतना कहते ही अचानक मैरी का शरीर आग की लपटों में घिर जाता है। चारों दोस्त उसे बचाने उसकी ओर लपकते हैं, लेकिन अगले ही पल मैरी डरावनी हंसी हंसते हुए अपने हाथों में छिपाई हुई कुल्हाड़ी से अपने ही दोस्तों के टुकड़े कर देती है। कमरे में हर तरफ खून और मांस के टुकड़े दिखाई दे रहे थे और उसी के साथ अचानक फिर से उनकी आंख खुलती है और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपना दूसरा मौका भी गवा दिया है। ये उनका आखिरी और तीसरा मौका था। इस बार वे खुद को कॉलेज की बिल्डिंग के टेरेस पर खड़े हुए पाते हैं। चारों ओर रात का सन्नाटा था और उस सन्नाटे के बीच एमा, जेफ, ओलिवर और लियो अपनी आखिरी बाजी खेलने के लिए बेबस नजर आ रहे थे। बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन चारों के दाईं तरफ जोसेफ हाथ में बड़ा सा छुरा लिए खड़ा था और बाईं ओर मैरी खून से सनी कुल्हाड़ी से लटकते खून को अपनी जीभ से चाट रही थी। उनके ठीक सामने एक जोकर का मास्क पहने एक आदमी खड़ा हुआ था। शायद यही वो जादूगर था जिसने उन्हें यहाँ बुलाया था। मैरी तो जोसेफ की गर्लफ्रेंड थी, फिर उसके साथ ये गंदा खेल क्यों खेला? खेल तो उसने खेला था मेरे साथ। मैं तो जैक और ओलिवर को ही अपना कातिल समझता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरी असली कातिल तो ये मैरी है। ये तीनों जानते थे कि मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। अपनी अय्याशियों के लिए पैसा निकलवाने के लिए पहले मैरी ने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और फिर वो सब तस्वीर दिखाकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया। इन तीनों को तो यही लगा था कि मैं अपने पापा से पैसा लाकर इनके हाथ में रख दूंगा, लेकिन मेरी मौत से इनका खेल पलट गया। मैरी को तो उसके किए की सजा मिलनी ही थी। पैसों के लिए वो इस खेल में शामिल होने के लिए अकेले यहाँ चली आई और अब वो भी मेरे साथ इसी खेल का हिस्सा है। मैं सिर्फ ट्रिक्स दिखाकर हंसाने वाला जादूगर नहीं, अपने जादू से एक नई दुनिया बनाई है मैंने,
जिसमें सबको उनके कर्मों की सजा मिलेगी। जोकर अभी बात कर ही रहा था कि तभी जैक और ओलिवर को अपने सामने आउट का खुला हुआ दरवाजा दिखाई देता है। जैक, यही मौका है, अपनी जान बचाकर भाग। ओलिवर और जैक बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की ओर दौड़ लगा देते हैं। रुक जाओ जैक, जैक नो नो, ओलिवर ये क्या हो गया? जैक और ओलिवर की हड्डियों का चूरा बन गया था और उसी के साथ उनकी तीसरी और आखिरी लाइफ खत्म हो गई थी। मार डालो, हमें भी खत्म कर दो। क्यों तड़पा रहे हो? एक बार में खत्म करो सब। मैरी कम ऑन, किल मी। अचानक एमा और लियो एक बार फिर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अब की बार उनकी आंख खुलती है तो वे देखते हैं कि रात 3 बज चुकी है और आसमान में रोशनी की किरण फूटती नजर आ रही है। वो अपनी गाड़ी के बाहर पड़े हुए हैं। अब उनके सामने ना कोई आउट हाउस था और ना ही जैक और ओलिवर, ना ही मैरी, ना जोसेफ। खेल खत्म हो गया था। एमा और लियो नहीं जानते थे कि वे अपनी जिंदगी की जंग जीतने की खुशी मनाए या अपने दोस्तों को हार जाने का दुख, मौत के खेल में अपने को खो जाने का गम दिल में लिए वो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं।